हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग घर में बहुत ही मज़े ले रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इन बातों पे ज़्यादा दिमाग ज़्यादा फोकस ना करके फोकस करें फोकस पर। एक्चुअली आज हम लोग फोकस ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फोकस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने कौन सा मिरर पढ़ा था इससे पहले? प्लेन मिरर्स। ठीक है ना। अगर आपको प्लेन मिरर्स पढ़ना है और आपने नहीं पढ़ा है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं प्लेन मिरर्स अकबर क्लासेस या प्लेन मिरर्स ज़रीफ अकबर, तो आपको वहां से मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद ये ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, वरना आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों का आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग बेसिक बातें करेंगे। बेसिकली हम लोग आज फोकस पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? फोकस पे फोकस करेंगे। प्लेन मिरर्स में फोकस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे फोकस डिफाइंड ही नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग बात करेंगे अभी मिरर की। मिरर क्या होता है आप जानते हैं? एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, जहाँ पे लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होकर फिर आपकी आंखों में आती है। एक पैटर्न होती है उसमें क्या था? प्लेन मिरर में सारे के सारे नॉर्मल क्या थे? सारे के सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल थे। यहाँ पे सारे के सारे नॉर्मल एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, जिसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप स्फेयर समझें। क्या समझें? स्फेयर। हम यहाँ पे स्फेयर तो बना नहीं सकते, सर्कल ड्रॉ करेंगे, बट यू हैव टू एज्यूम दैट वेरी सर्कल इज व्हाट? स्फेयर। आपको उसको गोला मानना है, 3D है, लेकिन हम लोग ड्रॉ क्या करेंगे? 2D, बट बेसिकली क्या है ये? 3D। ओके, तो आप जानते होंगे कि ये स्फेयर है। बनेगा क्या? सर्कल, बट आपको मानना है क्या है? ये स्फेयर है एकदम ऐसा। ठीक है, अब ये कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, जैसे ग्लास है। ठीक है, ये जो पूरा स्फेयर है इसका सेंटर ही हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ स्फेयर है, लेकिन यही क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है। अब इसको मैं ऐसे काट सकता हूं ना, इधर से कट गया, इधर से कट गया, तो ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ये स्फेयर का एक पार्ट है। स्फेयर का क्या है? ये पार्ट है। ये सब नहीं है मान लेते हैं। ठीक है ना। सिर्फ कौन सा है बताइए? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस पे पॉलिश कर सकते हैं। ये मान लो मैंने ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है ना, या इसको देखें इधर से पॉलिश कर दिया। दोनों में क्या अंतर है? सेम ही है दोनों। इसको मैंने बाहर से पॉलिश किया, इसको भी किससे पॉलिश किया? बाहर से। तो बाहर से पॉलिश करने का मतलब ये जो आपका अंदर में जो सरफेस है वो किसका बना हुआ है? वो है आपका ग्लास का या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। तो ये जो होगा, इधर से आप पॉलिश करेंगे तो इधर से जो प्लेन सरफेस है उसके ऊपर वो क्या बन जाएगा? स्मूथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्मूथ। तो इधर से क्या हो जाएगा? अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इधर से रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, रिफ्लेक्टिंग इधर से होगा। इसका ख्याल रखें। ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग। या इधर जाएगा तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो अंदर का सरफेस क्या बन गया हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ख्याल रहे कि बाहर में अगर हम बाहर से पेंट करें अगर ग्लास को, सरफेस को, तो क्या हो जाएगा? अंदर से हो जाएगा। उसको कहेंगे अंदर पॉलिश्ड सरफेस है और बाहर से क्या है? सिल्वरिंग है। बाहर से क्या है? सिल्वरिंग है। तो ये सब बोला जाता है। तो अंदर लाइट तो इधर से भी आएगी, इसको भी देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अपना चेहरा नजर आएगा या बहुत सारी बातें होंगी, जानेंगे रियल इमेज बनेगा यहाँ पे। वहाँ पे प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर मेक्स वर्चुअल इमेज, ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। इसका ख्याल रखें, वहाँ रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। शायद मैंने बताया है। अगर नहीं जानते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल जो भी है तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फिर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जो बाहर से अगर हम लगाएं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ये तो आप समझ गए। बाहर से अगर लगाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक, अंदर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? नाम का है जस्ट सब। ठीक है, आगे आपको काम जानना है। बेसिकली नाम है इसका कॉनकेव मिरर। और अगर हम वही वाला किससे अंदर की तरफ लगाते हैं, किधर लगाते हैं? अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसा हो अंदर की तरफ अगर करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया? बाहर की तरफ। ये सरफेस क्या हो गया बताइए? ये सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, स्फेयर का ही टुकड़ा लेंगे, है ना,
उसके बाद बाहर से पेंट करेंगे या अंदर से पेंट करेंगे। एक का नाम होगा कॉनकेव मिरर, एक का नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सी बात हो गई, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। इसको रटने का मतलब वही हो गया कि आप रट रहे हैं, क्या रट रहे हैं कि भैंस काला है, भैंस काला है। आप 50 बार पढ़ रहे हैं भैंस काला है, अरे भैंस तो काला है ही, तो आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, देख के ही समझ सकते हैं। तो उसी तरह की बात है। एक का नाम क्या हो गया कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। चूंकि ये स्फीयर का पार्ट इसलिए इसका नाम क्या है स्फेरिकल मिरर। ओके, अब आता है कंफ्यूजन पोल में। किस में आता है? पोल में। क्या होता है पोल? एक पोल तो आप सुने होंगे, पोल पे चढ़ा वो बिजली वाला, वो वाला पोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दूसरा पोल है। ये क्या मान लेते हैं, मैं कॉनकेव मिरर की ही अगर बात करूँ, बाहर से मैंने पेंट कर दिया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये मान लेते पूरा ऐसा था, तो यहाँ इसका क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है कि इसको हम मिला दिए ऐसे, ये जो पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोल। अब पोल के लिए कंफ्यूजन क्या है, ये जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये? बेकार बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि मुख्य अक्ष है ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस का नाम हो गया। ये सेंटर ऑफ क्या हो गया? कर्वेचर हो गया। ठीक है ना। अब ये पोल से इसका जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? आर से डिनोट करते हैं। अब ये पोल क्या है? ये पोल अक्सर हम लोग ये जो मिरर होता है इसका मिड पॉइंट से गुजारते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का वो पॉइंट मिला के एक्सिस बनाते हैं, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट मीट करता है किसको आके? मिरर को, उसको पोल कहते हैं। और वो पोल वैसी जगह होता है जहाँ से हमारा कैलकुलेशन डिस्टेंस लेना आसान होता है। फिर मैं कह दूं पोल नेसेसरी नहीं है कि वो मिरर के बीच में होगा। यहाँ से मिरर कटा हुआ होने से पोल यहाँ पे हो सकता है, जस्ट एकदम नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और मिरर के किसी भी पॉइंट में हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि पोल को हम कहाँ लेते हैं? मिरर के मिडिल में, लेकिन ये लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो इसका ख्याल रखें। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये मिरर इधर अवेलेबल नहीं है तो पोल हम यहाँ से लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो पोल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कैलकुलेशन करना आसान हो, ये ज़रूरी नहीं है बीच में होगा। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि पोल को बीच में ही लिया जाता है, लेकिन ये लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग ये समझ जाएं कि पोल ज़रूरी नहीं। बस पोल क्या है बताइए इसको, अगर हम लोग हिंदी में लिखें, पोल पूरे गोले पर, ये गोला है हमारा, पूरे गोले पर, कहीं पे भी हो सकता है अगर वो मिरर नहीं भी हो तो। पोल पूरे गोले पर एक ऐसा जगह पर, एक ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट, एक्चुअली ऐसा पॉइंट है जो हम लेते हैं, जो हम लेते हैं जहाँ से दूरियां मापना आसान हो। जहाँ से दूरियां मतलब डिस्टेंस मापना, दूरियां मापना आसान हो। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, कि बीच में ही लेना है। बीच में लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं। जनरली क्या लेते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप मिड पॉइंट ही लें। प्रिंसिपल एक्सिस आप समझ गए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल। एक होता है एल, वो सिद्धांत वाला, एल मुख्य वाला। प्रिंसिपल एक्सिस क्या? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। लाइन ज्वाइनिंग एक लाइन है जो आगे भी बढ़ रहा है। लाइन के कितने इन पॉइंट्स है? 9 इन पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। लिख लीजिए, द एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी बात समझ आ रही है? और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मैंने बता दिया। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। खुद लिख लें। अब क्या होता है जो आपका ये वाला होता है, इसको बता दूं यहाँ पे, ये वाला, इसका तो ये पूरा किसका बना हुआ है? एक स्फीयर का बना हुआ है। ये इसका अपना रेडियस होगा, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ होगा ना, इसका अपना, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये रेडियस और ये जो पूरा स्फीयर का रेडियस है ये अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? एपर्चर। ये जो रेडियस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ एपर्चर। रेडियस ऑफ एपर्चर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा उतना कर्वनेस हाई होगा, जैसे बहुत एकदम बिल्कुल ऐसा है,
अब ये क्या होगा, यहाँ जो मिरर होगा कर्व्ड होगा, बहुत क्या होगा, कर्व्ड होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा उतना हाईली कर्व्ड होगा मिरर। मेरी बात समझ आ रही है? और एपर्चर जितना छोटा होगा मिरर उतना छोटा होगा। मेरी बात समझ है? दोनों में अंतर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर किसके बारे में बताएगा, साइज ऑफ मिरर के बारे में। किसके बारे में, ये एपर्चर किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ मिरर के बारे में, साइज ऑफ मिरर के बारे में। और ये जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किसके बारे में बताएगा, कर्वनेस के बारे में, कर्वनेस ऑफ द मिरर, कर्वनेस ऑफ द मिरर। मिरर कितना कर्व्ड है वो कौन बताएगा, रेडियस। ये बात समझ गए जाइए, दोनों अलग अलग रेडियस है। एक रेडियस ऑफ एपर्चर जो साइज के बारे में बताएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बारे में बताएगा, कर्वनेस, कितना कर्व्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? और पोल हमेशा हम लोग मिडिल पॉइंट लेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं। लेकिन पोल एक्चुअली वो पॉइंट है या वो जगह है जो लेते हैं हम लोग कहां से, मिरर से, जहां से डिस्टेंस मापना क्या होता है, आसान होता है। और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो एक्सिस है, दैट वेरी एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सी बात है, इसको आप नोट डाउन करें। हम लोग धीरे धीरे अब और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आते हैं हम लोग फोकस में। किस में आते हैं, फोकस में। चलें, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है। क्या नाम है, फोकस। फोकस में आप लोग क्या करें, फोकस करें। क्या करें, फोकस करें, क्योंकि फोकस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्फेरिकल मिरर्स। ओके, चल, फोकस क्या है, फोकस। फोकस को डिफाइन करने से पहले हम लोग सीधे इसको समझने की कोशिश करें। ये क्या है बताइए, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको अगर मिलाते तो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मानते हैं कि इसका मिड पॉइंट से ये गुजर रहा है, ये पोल है। इसको मैंने क्या ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, कहीं पे भी कुछ ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट की रेडिएशन निकलेगी। लाइट की रेडिएशन जो निकलती है उसके रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। लाइट की रे मान लेते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखें, बहुत अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट याद दिखा दे रहे हैं। क्या है ये, क्योंकि एक्सिस है तो मैं दोनों तरफ दिखा दिया। ये मत समझिए लाइट की रेडिएशन निकल रही है, यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, मैं जस्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आके गिरी, अब यहाँ पे आके गिरी तो कैसे बनाएंगे, क्लास 10 में समझाया जाता है कि इस पॉइंट में, अब बताइए एक सर्कल है या स्फीयर है, जिस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है उससे रेडियस, ये रेडियस ही उसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। रेडियस इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट फॉर स्फीयर और सर्कल, क्योंकि स्फीयर और सर्कल में ही रेडियस होता है। तो उस पॉइंट में अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो व्हाट यू विल डू, एक्चुअली बताया जाता है कि आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर नॉर्मल ड्रॉ करें, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और नॉर्मल एक्स के बीच कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। लेकिन हमको यहाँ याद होना चाहिए कि यहाँ जो नॉर्मल है, रेडियस ही नॉर्मल है। तो आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। वैसे भी बात समझ आती है ना, ऐसे आएगी लाइट तो ऐसे जाएगी, ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये बताने का कोई मतलब अभी नहीं होता। अगर आपको जानना है तो आप मेरा लेक्चर पीछे वाला देख लें, टाइप करें प्लेन मिरर्स ज़रीफ अकबर। ओके, इससे आप मेरा नाम भी जान रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, ज़रीफ अकबर है। ओके, चलते हैं आगे, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप रेड पेन का सहारा ले सकते हैं, ये मजाक है, ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या लिया, ये रेडियस ही क्या बन गया, यहाँ पे नॉर्मल बन गया। तो रेडियस इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट फॉर स्फीयर। ये स्फीयर का एक टुकड़ा है, लगता है सर्कल का टुकड़ा है, लेकिन क्या है, स्फीयर का एक टुकड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा बताइए, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। कोई बात नहीं, बोलते हैं तो बोलते हैं। अभी क्या होगा, ये ऐसे आया तो ऐसे आएगा, ऐसे ही ना होता है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा, चलती है, कोई बात नहीं है। ये एंगल थीटा है तो ये थोड़े थीटा नहीं होगा, ये भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज
What does it tell? It tells that the angle of incidence is equal to angle of reflection. What is angle of incidence? The angle between normal and incident ray. What is angle of reflection? The angle between normal and reflected ray. सिंपल सी बात है, इसको नोट डाउन करें, मैं कैमरा भी देख लेता हूँ, बीच बीच में इसका रुक जाता है। अरे वाह, कैमरा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आगे चलें। अब बताइए, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे आके मीट करता है इसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस। लेकिन अभी हम इसको फोकस नहीं कहेंगे, फोकस तब कहेंगे जब ये जो रेज होगा ये क्या होगा? पैरेक्सियल होगा। पैरेक्सियल क्या है, इसके लिए क्या बात करनी है, ये सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी तब भी हम यहाँ पे इस पॉइंट को एफ ही नाम देते हैं, लेकिन इसको आप फोकस न कहें। अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। चलिए, मैं पॉइंट दे ही नहीं रहा हूँ, वो तभी दे सकता हूँ जब कैसा होगा? पैरेक्सियल होगा। क्या होगा बताइए? पैरेक्सियल होगा। इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, अभी क्या मान लेंगे बताइए? पॉइंट ए मान लेते हैं या वॉट एवर, है ना। अब बताइए मैं क्या किया, ये बात समझ आ गई। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अब क्या होगा बताइए? यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट ए से रेड वाली लाइन पे क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब बताइए, मैं अगर ए बी इसको मैंने एन मान लिया, एम मान लेते हैं नॉर्मल के, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? पी क्यू मान लेते हैं। अब बताइए, ट्रायंगल ए सी एम और ट्रायंगल ए क्यू एम को अगर ध्यान से देखें, ये थीटा है। ये क्या है? थीटा। तो ये भी क्या होगा बताइए? थीटा। क्यों थीटा होगा भाई? ये थीटा है तो ये थीटा है। अल्टरनेट, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। मैंने पहले ही कहा था, ये जो है ना, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आराम से नोट डाउन करें। और भी आराम से देखना है तो आप क्या करें? स्पीड को कम कर दें। आप कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके ऑप्शन है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एम वाला जो वाली बात है 90 डिग्री, ये भी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और एम कॉमन है। एम क्या है बताइए? कॉमन है, अच्छी बात है। ये थीटा है और ये थीटा है, दैट इज क्यू और सी। देखिए, क्यू थीटा एंगल है और सी भी कैसा एंगल है? थीटा। तो दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल तो सेम होना ही है, और एक साइड कॉमन है। तो एंगल सिमेट्री से, अरे मैं क्या बोल दिया, एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल एसीएम और ट्रायंगल एक्यूएम क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। आपको ख्याल रखना पड़ेगा, थीटा वाला थीटा के पास, क्यू वाला सी के पास होना चाहिए, ए वाला ए के पास, एम वाला एम 90 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा है तो सी एम बराबर क्या होगा? एम क्यू होगा। सी एम बराबर होगा क्यू एम, किससे? सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्लास 9th। अब आप जानते होंगे, बहुत हैरानी होगी, ट्रायंगल्स हटा दिया गया इस साल कोरोना की वजह से, बेचारा ट्रायंगल। कोई बात नहीं है। ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए? ये टोटल क्या है? सी क्यू आर है। सी क्यू क्या है? तो सी एम बराबर क्यू एम, यही क्या हो जाएगा बताइए? आर बटे 2। टोटल आर है ना, तो दोनों बराबर है, तो आर बटे 2 ये, आर बटे 2 वो, तो आर बटे 2 प्लस आर बटे 2 क्या? आर हो जाएगा। सी क्यू क्या है? सी क्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हमारा आर बटे 2। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो गया? आर बटे 2। अब ठीक है, अगर हम बात करें कॉस थीटा ले लें या कुछ भी ले लें, कॉस थीटा लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? बेस कौन होगा? आर बटे 2। हाइपोटेन्यूस कौन होगा? ए सी। सेक थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कॉस थीटा से ही करता हूँ, अक्सर कॉस थीटा समझ आता है सबको। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस कौन है बताइए? आर बटे 2, और ये ए सी, आर बटे 2 बटे ए सी। हमें ए सी चाहिए, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे 2 बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सेक थीटा, आर बटे 2 सेक थीटा। या तो आप ऐसे करें या डायरेक्टली क्या करें? सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएं। मैं यहाँ लिखता हूँ ना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? सेक थीटा, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री, ऐसा लगता है मनहूस है ना, ऐसा नहीं है। चलिए, सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी बटे बेस आर बटे 2
तो ए सी क्या हो जाएगा बताइए, r/2 सेक थीटा। आपको जो अच्छा लगे, मैं ये वाला कंफर्टेबल मानता हूँ कि आप ये वाला उतारें। वैसे ये भी लिख सकते हैं कॉस का इस्तेमाल करके। तो ये आप जान लिए ए सी कितना आ गया, r/2 सेक थीटा। तो ये हो गया आपका r/2 सेक थीटा। अब आपको क्या चाहिए, पी ए चाहिए। क्या चाहिए, पी ए। तो पी ए क्या होगा बताइए, पी सी तो हमारा आर है ना, पी सी, अरे सी से पी तक, सी से क्यू तक, ये सब क्या है हमारा, दीज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। रेडियस ही तो है ना, सर्कल लें या स्फीयर लें, वो सब क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है सारे। तो पी सी आर है, हमें क्या चाहिए, पी ए चाहिए। तो पी ए क्या होगा, आर माइनस ये वाला हटा देंगे सी ए, ये आप ऐसे लिख दें पहले। अगर आपको और भी लिखना है तो पी सी से सी ए हटा देंगे, तो पी सी कितना है, आर है पूरा, आर माइनस r/2 सेक थीटा। तो ये पी ए हो गया। बात समझ आ रही है। अब क्या होगा, थीटा का वैल्यू जितना जाता है जीरो के क्लोज, मतलब जीरो ही हो जाए, ये थीटा बहुत कम हो, थीटा अगर क्या हो, बहुत कम हो, इसका मतलब ये बहुत ही नज़दीक है, थीटा बहुत छोटा होगा, उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। पैरेलल तो है ही प्रिंसिपल एक्सिस का, और साथ में क्या है, पैरेक्सियल, क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल। और थीटा बहुत छोटा होगा तो आप जानते हैं ना, कॉस 0 डिग्री कितना आता है, 1, सेक 0 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल 1/1 क्या होगा, 1 होगा। तो थीटा जब 0 डिग्री के क्लोज होता है, साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाता है, और उसके बारे में तो वैसे डिस्कशन करना नहीं है। और कॉस के बारे में बात करें, सेक के बारे में बात करें, वो 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1। तो अब इतना नोट डाउन करें। अब कहानी शुरू हो रही है हमारी बेहतरीन कहानी। ओके, चलिए, तो बात ये है, अगर हम ये सारी चीज़ें आप उतार लें हो सके तो, अगर हम क्या बोलें, पी ए इतना आ गया, पी ए कितना आ गया, r माइनस r/2 सेक थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी लेस, थीटा बहुत बहुत छोटा का क्या मतलब है, थीटा बहुत छोटा का मतलब है, थीटा स्मॉल भी लिखा हुआ रहता है, जस्ट या वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये है, ये इंप्लाई कर रहा है पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल एंड पैरेलल भी लेंगे अभी हम लोग, क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। थीटा बहुत छोटा, या हम क्या बोल सकते हैं, पैरेक्सियल इंप्लाइज ही लिखते हैं, समझिए ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा सेक थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, 1। और ये क्या इंप्लाई करेगा, जो पी ए हमारा आएगा वो आएगा r माइनस r/2 गुना 1, मतलब r/2, r माइनस r/2 को सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा r/2। अब ये समझ आया कि ये क्या हो गया, r/2 के बराबर। तो ये भी किसके बराबर होगा, r/2 सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो ये r/2, ये r/2 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। मतलब ये जब हम लोग रेज को क्या लेते हैं, पैरेक्सियल एंड पैरेलल लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो ये ए पॉइंट है वो पीसी का जस्ट मिड पॉइंट होता है, पीसी का क्या होता है, मिड पॉइंट। लेकिन ऐसे दूसरे केस में r/2 सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, सेक थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। चूंकि ये स्पेशल केस है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली सेक थीटा का वैल्यू 1 माने हैं, तो 1 नहीं होगा यहाँ पे, हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा मतलब ये 1 से बड़ा वाला वैल्यू को अगर r/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये r माइनस r/2 सेक थीटा, तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो ये r माइनस r/2 को क्या करेगा, और छोटा करते जाएगा, क्या करते जाएगा। इसका मतलब r/2 सेक थीटा है और ये थोड़ा और छोटा होगा वैल्यू r/2 से, r से, जो भी है देख लीजिएगा ना। तो मैं क्या कह रहा था, आप बात समझ पा रहे होंगे। मेन बात ये है कि जो P से A का जहां पे आके पैरेलल जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जो आती है, जिस पॉइंट पे आके मिलती है, वो पॉइंट जो होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम पैरेक्सियल एंड पैरेलल रेज लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वो मिड पॉइंट होता है। तो उस अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ऐसे फोकस नहीं कहते, इसको आप नोट डाउन करें। तो अब जो हमारा ए पॉइंट है, अब नाउ दिस पॉइंट ए इज फोकस। फोकस होने के लिए क्या होना पड़ा, पैरेलल एंड पैरेक्सियल। और जो अगर पैरेक्सियल ना हो, जिसमें एंगल छोटा ना हो, उसमें हम उस रेज को बोलेंगे मार्जिनल रेज।
कौन सा रेज? मार्जिनल रेज। तो दिस पॉइंट इज फोकस। तो फोकस होने के लिए आप कंडीशन समझ गए ना। तो इससे क्या पता चला कि पैरेलल अगर रेज होंगे और पैराक्सियल एंड पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और अगर जो रेज हैं जो इंसिडेंट कर रहा है वो पैराक्सियल एंड पैरेलल हों, तो वो जस्ट सेंटर ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा, वो हमारा फोकस होगा। और फोकस से पोल का बीच का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ होगा, जो r/2 के बराबर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। एफ इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तभी कहेंगे इसको जब हम पैराक्सियल एंड पैरेलल रेज लें। क्या लें बताइए? पैराक्सियल एंड पैरेलल। इसको कॉपी करें और फोकल लेंथ को डिफाइन करें। फोकल लेंथ क्या लिखेंगे आप इस पे? इफ रेज फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रेज फॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and rays are paraxial. Rays are paraxial. What does paraxial mean? Theta is very very small. Angle of incidence small होगा. Then the point where reflected ray meet the principal axis after reflection is called what? प्रिंसिपल फोकस। ये बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल फोकस है, या जस्ट अभी फोकस ही बोलते हैं। बात समझ आ रही है? इफ रेज fall parallel to principal axis and rays are paraxial. What does paraxial mean? Theta बहुत small होगा, angle of incidence. Then the point where reflected ray meets the principal axis after reflection is called focus. Okay, and the distance between pole and focus is called focal length. उतार लें। इससे आप एक रूल भी बना सकते हैं कि पैरेलल होगा अगर तो किससे गुजरेगा? फोकस से। पैरेलल अगर इंसिडेंट रे होगा तो रिफ्लेक्टेड रे किससे गुजरेगा? फोकस से। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? पैराक्सियल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पैराक्सियल। उतार लें। चलिए, बात समझ आ गई। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से बना दें फिगर में, ये क्या हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर। तो हम लोग अगर ऐसा बना दें तो ये पोल और इसका अपना क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गया। अगर ये बहुत, मैं पैराक्सियल की बात कर रहा हूँ, पैराक्सियल रेस, तो किससे गुजरेगा? एकदम मिडिल से जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये बना नहीं सकते, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से भी पैरेलल आएगा तो किससे गुजरेगा? इसी से गुजरेगा। जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? फोकस। लेकिन क्या लिया? पैराक्सियल रेस। दिखने में बड़ा है, जूम करके बनाया। कैसे बनाया? जूम करके। ठीक है। उसी तरह से अगर हम किसकी बात करें? कॉन्वेक्स मिरर। ये मत समझिएगा ये वाला, आप अक्सर देखते होंगे मुझे, ठीक है ना। और ये वाला, ये क्या है? ये सैड है और ये स्माइल वाली बात। तो ये सब नहीं समझिएगा, जस्ट छोड़िए, बेकार बात मैं करना शुरू कर दिया। ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? फिर सर्कल नहीं समझिएगा इसको। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इस पार होगा। यहाँ पे पोल होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका इंसिडेंट रे है। ठीक है। अब ये फोकस इसका जस्ट बीच में होगा। पैराक्सियल की बात कर रहे हैं तो ये गुजरेगा किससे? फोकस से गुजरता हुआ लगेगा। आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। उसी तरह से दूसरा हमारा क्या होगा? ऐसा। उसके बाद ये फोकस से गुजरता हुआ लगेगा। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इधर रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से रहे। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होके जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो क्या है? वो ये याद रहे कि अभी हम लोग
इधर की बात कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, छोड़िए। ये हमारा क्या हो गया, ये डाइवर्ज हो गया तो मिलेगा एक्चुअल में, नहीं तो मिलता हुआ पीछे लगेगा। तो फोकस इसका क्या है बताइए, वर्चुअल फोकस है, इसका रियल फोकस है। इसका रियल फोकस, इसका क्या है, वर्चुअल फोकस है। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसको नोट डाउन कर ले। और फोकल लेंथ क्या हो गया हमारा, r/2। लेकिन ये r/2 नहीं होता है, वो जो एक्चुअल में होता है कितना, r/2, r माइनस r/2 सेक थीटा, बट वो फोकस नहीं कहेंगे उसको, फोकल लेंथ नहीं कहेंगे। फोकल लेंथ तभी कहेंगे जब पैरेक्सियल होगा, और जब पैरेक्सियल होगा तो सेक थीटा, जो थीटा बहुत छोटा होगा, सेक 0 डिग्री 1 होगा, तो हमारी बात बन जाएगी। और जो रेज पैरेक्सियल नहीं होगा, जिसमें हम थीटा को बहुत छोटा नहीं ले सकते, उसको क्या कहेंगे, मार्जिनल रेज। कौन सा रेज, मार्जिनल रेज। पता नहीं मार्जिनल ऐसा लग रहा है कोई नाम टाइप का, सुनो, अब सुने होंगे तो बता सकते हैं। कौन सा रेज बताइए, मार्जिनल रेज, मतलब थीटा इज नॉट स्मॉल, थीटा इज implies theta is not small, that is we cannot take sec 0 degree 1, we cannot take sec 0 degree is equal to 1 मानते हैं। देखिए फिगर हमारा सब ऐसे ही बनेगा, लेकिन वैल्यू से पता चलेगा हम इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये कितना है बताइए, 5 है आई थिंक, ये 5 सेंटीमीटर है या मीटर, पता नहीं, इसमें तो बोला ही नहीं, हाँ सेंटीमीटर है। उसके बाद ये ऐसे आया, और ये कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और ये जब आएगा तो इधर से कहीं से जाएगा, ठीक है, जाएगा, इसमें क्या है। और ये जो एंगल बनाएगा ये क्या होगा, थीटा। जरा सा हम देख लेते हैं, थीटा हो गया 5 हो गया, 5 मतलब ये कितना हो गया, ये भी तो 5 है ना, यही तो 5 है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है, ये 5 है। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बताइए, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट 3 बटे क्या होगा 5। तो ये ट्रायंगल तो सबको पता होना चाहिए ना, ये बहुत फेमस ट्रायंगल है। ये 53 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये कितना, ठीक से लिखिएगा, 53 डिग्री, और ये 37 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 37 का ऑपोजिट क्या होता है 3, इसका ऑपोजिट 4, ये 5, ठीक है। साइन 53 डिग्री क्या होगा 4/5, साइन 37 डिग्री 3/5। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा 37 डिग्री। और 37 डिग्री ये बहुत छोटा नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब बहुत छोटा है, 5 डिग्री तक वो छोटा है। रेडियन में निकाल के पता चलेगा छोटा है या नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सेक 37 डिग्री कितना आएगा आप खुद बताइए, सेक 37 डिग्री का वैल्यू आएगा हाइपोटेन्यूज बटे पर बेस 5/4। ये 0 के क्लोज लग रहा है आपको, मतलब 1 के क्लोज लग रहा है, ये कितना आ जाएगा 4 के 4, 2 0 4 2 8 1.25, बहुत ज़्यादा बड़ा है 1 से, ठीक है। 1.01 1.001 ये छोटे वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या सीखा बताइए, थीटा 37 डिग्री इज नॉट अ स्मॉल एंगल, वी कैनॉट इग्नोर दैट, मतलब सेक 0 डिग्री सेक थीटा 1 नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। थीटा को ये मार्जिनल रेज है, क्लियर क्या हो गया इससे कि ये मार्जिनल रेज है। अब जो हमारा ये होगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये क्या, ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, पॉइंट पी है, ए पी क्या होगा, तो ए पी कैसे निकलेगा बताइए, r माइनस r/2 सेक थीटा। r कितना है 5, r 5/2 सेक थीटा कितना हो गया, सेक थीटा तो अभी निकाले थे, सेक 37 डिग्री कितना लिखे थे 5/4, 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा आपका 15/8, 5 माइनस 25/4 2 8, 8 40 माइनस 25 कितना 15/8 सेंटीमीटर। या देख लें 8 के 8 कितना 8 7 15 7 0, 8 8 64, 8 64 6 0, 8 7 56, 8 5 40, शायद इतना देख लीजिएगा। और ऐसे कितना होता है 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर, ये आया 1.875 सेंटीमीटर। अगर मैंने गलत कैलकुलेट किया तो देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसका वैल्यू। अगर मैं जस्ट इसको फोकस मानता तो ये 2.5 सेंटीमीटर आंसर होता, लेकिन आया कितना 1.875 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये हमारा चल नहीं सकता। तो ऐसे रेज को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेज। अगर पैरेक्सियल होता तो क्या होता, जस्ट r/2 आ जाता, उसके लिए 3-4 डिग्री में जो वैल्यूज होता है उसमें फिर ऐसा हो जाता। मैं फिर कह रहा हूँ उसको रेडियन में निकालना सीखिएगा। एक्चुअली पाई रेडियन कितना होता है जानते हैं ना, 180 डिग्री, 1 डिग्री पाई/180 होगा, तो उस तरह से आपको निकाल के देखना पड़ेगा। चलिए बात समझ आ गई।
नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करें, ठीक है, फोकस की बात लगभग हो गई। अब फोकल प्लेन के बारे में जान लेते हैं, इसको उतार लें आप। अब अगर पैरेलल ना लें, ये हमारा मिरर है, हम कॉनकेव मिरर से ही बात कर लेते हैं। अगर हम, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, ध्यान से देखें, और हम जो ले रहे हैं अभी पैरेलल है, मतलब इन्फिनिटी कहाँ से मीट, कहाँ मीट करेगा, पीछे इन्फिनिटी में जाके। ये बात आप जान लें, सिंपल सी बात है। अगर ऐसे जा रहा है तो ये देखिए कहीं ना कहीं से मीट कर रहा है ना, ये एक्चुअल में मीट करेगा तो क्या होगा, रियल होगा। एक्चुअल में मीट नहीं करेगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से मीट करके आ रहा है, मेरी बात समझ आ रही है। और अगर ऐसे हो, इसका मतलब इधर मिल नहीं सकता है तो आगे ही मिल सकता है ना जाके। और तीसरा क्या हो सकता है, आगे भी नहीं मिल रहा है, पीछे भी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मेरा प्लेन मिरर में सब डिस्कशन किया हुआ है, तो इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे इसका नॉर्मल होगा तो ये गुजरेगा, ये एंगल अगर क्या है, अल्फ़ा है, ये एंगल अगर क्या है, अल्फ़ा है। अभी हम अल्फ़ा सब स्मॉल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये अभी जो ले रहे हैं रेडिएशन, वो क्या ले रहे हैं, पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेक्सियल। याद रहे क्या है ये, पैरेक्सियल। मतलब ये यहाँ पे एंगल्स वगैरह छोटा छोटा है सब कुछ, लेकिन क्या नहीं है बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। किसके पैरेलल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अब क्या होगा, इसकी मुलाकात तो कहीं आके होगी ना, ये ऐसे आएगा, ये अल्फ़ा, तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे कहीं आएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये एंगल सेम होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट में आके मिला, ये जो पॉइंट में आके मिला, तो ये जस्ट यहीं पे आके मिला, ये हमारा एफ़ है। क्या है ये, एफ़ है, ठीक है। ये हाइट को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। क्या मान लिया, एच मान लिया। और यही हमारा क्या, फोकल, ये जो है ना, ये वाला, ये फोकल लेंथ ही है। क्या है ये, फोकल लेंथ है। यहाँ पे हमारा इमेज बना, मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में इस तरह से और भी हमारे रेज आ सकते हैं जो पैरेलल होंगे, लेकिन नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो आगे मीट करेगा और ये फोकस से जो मिलाएंगे, ये एक प्लेन बनेगा। क्या बनेगा, प्लेन। यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन पासिंग थ्रू फोकस, प्लेन पासिंग थ्रू focus and perpendicular to principal axis, focus and perpendicular to principal axis, ठीक है ना। इसके नॉर्मल ये वाला जो हमारा एक्सिस होगा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा जो होगा, tan अल्फ़ा को अगर ध्यान दें, tan अल्फ़ा का ऑपोजिट कौन है बताइए, h, और बेस क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस, h बटे f। तो h बराबर क्या हो जाएगा, f tan अल्फ़ा। लेकिन आप ध्यान दें, जब पैरेक्सियल होगा, पैरेक्सियल का मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि tan अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, अल्फ़ा। ये सब आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो h अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया, f अल्फ़ा। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल में अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसको नोट डाउन कर लें, कर चुके। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा मिरर्स फार्मूला पे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लें। किस पे बात होगी, मिरर्स फार्मूला पे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये हमारा है और इसका फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर, यहाँ पे इन्फिनिटी से इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से कितना डिग्री, 1.5 डिग्री, और ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है, ठीक है। तो हाइट मांगा है किसका, ये h मांगा है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, h बराबर tan अल्फ़ा, h बराबर क्या, f अल्फ़ा। तो f क्या हो जाएगा बताइए, f तो हमारा 10 सेंटीमीटर,
गुना अल्फा कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन, तो 1.5 डिग्री कितना होगा, पाई बटे 180 गुना 1.5, तो पाई बटे 180 गुना 1.5। याद रहे डिग्री में नहीं लिखिएगा, आपको किस में लिखना पड़ेगा, रेडियन में। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये देख लीजिए, ये 10 आ जाएगा, इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई बटे 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पाई बटे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज निकल के आ चुका। तो आपको बात समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ कि लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो क्या क्या करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इंतज़ार करें, और आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कितनी जल्दी आपको, कितनी जल्दी चाहिए आपको मिरर्स फार्मूला, तो मुझे ज़रूर बताएं। तो आपके एक्साइटमेंट से मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।